सरल रेखा के 12वें लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा का व्यापक समीकरण। ठीक है ना। और जो सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है उस समीकरण से कैसे हम जो अन्य समीकरण होते हैं कैसे हम अन्य समीकरण को बनाएंगे, है ना। तो सरल रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है? देखिए, जो सरल रेखा होता है वो जनरली एक घातीय समीकरण होता है। कितने घात का समीकरण होता है? एक घात का समीकरण होता है। दो चरों में एक घात का समीकरण होता है। जैसे आप लिखते हो y बराबर mx प्लस सी, तो इसमें जो चरराशि की घात है वो कितनी है? एक है। और चरराशि कितने हैं? दो। x और y चरराशि है ना। आप लिखते हो x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, अंतःखंड रूप का समीकरण। आप लिखते हो लंब रूप का समीकरण x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। सभी में देखो जो चरराशियों की संख्या कितनी है? दो है। क्योंकि जो सरल रेखा हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, वो दो डायमेंशनल होता है। 2D के लिए पढ़ते हैं, एक्स और वाई प्लेन के लिए पढ़ेंगे, है ना। तो इसी में इसमें चरराशि की जो चरराशियों की संख्या होती है कितनी होती है? दो। और चरराशि की जो घात होती है सभी में देखो कितनी घात है? एक घात का समीकरण। समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये हमने तीन समीकरण पढ़ा। पहले पढ़ा परवणता रूप का समीकरण, अंतःखंड रूप का समीकरण पढ़ा, फिर पढ़ा कौन सा समीकरण? लंब रूप का समीकरण पढ़ा। अब हम केवल एक समीकरण ऐसा कोई पढ़ लेंगे कि जिस समीकरण से हम अन्य तीनों समीकरण क्या करेंगे? बना लेंगे। तो हमें अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए ना। तो वो जो समीकरण बन के आएगा उस समीकरण को हम लोग कहेंगे सरल रेखा का व्यापक समीकरण। यानी उसी व्यापक समीकरण से अन्य समीकरण हम बना सकते हैं। समझ गए ना। तो जो सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है उसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है, स्मॉल ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समझ गए ना। ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है या ऐसे लिखा होता है। तो इसी को कहेंगे सरल रेखा का व्यापक समीकरण। अब इस सरल रेखा की व्यापक समीकरण को हमें क्या करना है? दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है? एक घातीय समीकरण के मानक रूपों में समानयन करना है। यानी इसी को हमें क्या करना है? अंतःखंड रूप का समीकरण बनाना है। इसी को हमें क्या बनाना है? परवणता रूप का समीकरण बनाना है। इसी को हमें क्या बनाना है? लंब रूप का समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले मैं किस में कर रहा हूं? परवणता रूप के समीकरण में। परवणता रूप के समीकरण में समानयन कर रहा हूं। किसमें कर? परवणता रूप का जो समीकरण होता है उसी के रूप में इस वाले समीकरण को क्या करेंगे? बनाएंगे। तो जैसे ये वाला समीकरण क्या दिया था? एक घातीय जो होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। अब इसे मैं परवणता रूप में अगर इसे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? y बराबर mx प्लस सी, यही तो होता है भाई। तो हमें y को इधर रखना है, बाकी सबको उधर कर देना है। तो by बराबर माइनस का ax और माइनस का c, यही तो होगा भाई। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का a अपॉन का b माइनस का a अपॉन b x माइनस का c अपॉन b। बन गया कि नहीं बन गया भाई? बोलिए भाई। ये हमारा बन गया किसमें? परवणता रूप में चेंज हो गया। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब देखो x अक्ष के धन दिशा के साथ जो कोण होगा यह कितना हो गया? माइनस के a अपॉन b। और y अक्ष पर कटा अंतःखंड स्मॉल c बराबर हो गया माइनस का कैपिटल c अपॉन का कैपिटल b। तो ये अंतःखंड निकल गया और क्या निकल गया? परवणता निकल गया। यही दो चीज निकालना होता है। अब इसको हम किसमें चेंज कर देंगे भाई? अंतःखंड रूप के समीकरण में। किसमें? अंतःखंड रूप के समीकरण में समानयन। तो अगर इसे मैं अंतःखंड के रूप में बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे भाई? अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, यही तो होता है भाई। तो कहने का मतलब c को देखो, इधर हमारा चर वाला पद है और अचर पद इधर है, तो c को उधर कर दो भाई। तो बनेगा ax प्लस का by बराबर माइनस का c। और इधर कितना लाना होता है? एक लाना होता है। तो इसलिए हम लोग भाग कर देंगे कितने से? माइनस c से भाग करेंगे। तो माइनस c से भाग कर दो
प्लस का बी वाई बटा का माइनस सी बराबर माइनस सी बटा माइनस सी। तो इधर हो जाएगा एक, अच्छा ए को नीचे कर दो तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस का सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस का सी बाई बी बराबर 1। देखो अंताखंड में आ गया कि नहीं आ गया, बोले भाई अंताखंड में आ गया। देखो एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड कितना हो गया भाई, माइनस का सी अपॉन ए, और वाई अक्ष पर कटा अंताखंड क्या हो गया, माइनस का सी बाई बी। तो अंताखंड रूप में चेंज हो गया भाई, समझ गए ना। अंताखंड रूप में जब भी बनाना होगा तो सदैव इधर क्या रखना होगा, एक रखना होगा। क्लियर। अब इसको आपने अंताखंड रूप में क्या किया, समानयन कर लिया, रिड्यूस कर लिया, समझा। अब इसको हमें अगर इसमें बनाना हो लंब रूप में, लंब रूप का समीकरण क्या होता है भाई, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर बी, यही तो होता भाई। तो एक काम करिए आप, देखिए यहाँ पे कॉस है और साइन है, तो यहाँ कॉस और साइन हमें क्या करना है, बनाना है, कॉस और साइन बनाना है, समझ में। तो सबसे पहले मैं भाग कर दे रहा हूँ भाई, इसको मैं भाग कर दे रहा हूँ किससे, एक्स के और वाई के गुणांक से। कैसे लिखूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने। तो आप भाग कर दीजिए तो क्या बनेगा भाई, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर वाई प्लस का सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बराबर 0। इसको और क्या लिख सकते हो भाई, ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस का बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर माइनस का सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा इस समीकरण को आप इस समीकरण से तुलना करो, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर बी। इसी फॉर्म में तो चेंज करना है। तो जब इस फॉर्म में चेंज करना रहेगा तो देखिए एक्स का गुणांक कॉस अल्फा, तो इसमें एक्स का गुणांक कितना हो गया, ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं क्या, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा पी बराबर कितना हो गया भाई, पी की जगह पर कितना है, ये तो है, माइनस का सी अपॉन का क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अगर आप एक ट्रायंगल बनाओ, समकोण त्रिभुज बना लो भाई ऐसे, अगर इन दोनों को आप भाग कर दो, इन दोनों को अगर भाग करोगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो बनेगा साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस बनाओगे तो क्या बन जाएगा, बी बटा ए, यानी tan अल्फा बराबर बी बटा ए बनेगा, नहीं बनेगा भाई। तो अगर ये एंगल अल्फा ले लो तो ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा ए, और ये वाला कितना निकल के आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया किसमें, लंब रूप में हो गया, लंब रूप के समीकरण में, हाँ लंब रूप के समीकरण में। देखिए अगला टॉपिक अपना है, एक बिंदु आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, और एक सरल रेखा दिया रहेगा, और उस सरल रेखा पर कह देगा कि आप क्या करो, उस दिए गए बिंदु से एक लंब डाल दो और उस लंब की लंबाई ज्ञात करो। तो कैसे उस लंब की लंबाई निकालोगे आप, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया भाई, और उस कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमने क्या किया, ये वाला रेखा खींच देंगे। तो ये वाला रेखा चाहे ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, चाहे ऐसे खींचे, पता नहीं कैसे खींच जाएगा, मान लो सरल रेखा हम ऐसे खींच जाएंगे, समझ गए ना। ये हमारा सरल रेखा हो गया कौन सा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अभी इस रेखा पे क्या करना है, एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या है, x1,
y1 से। उस बिंदु से क्या करना है, इस पर एक लंब डाल देना है। अब x1, y1 जो बिंदु दिया है वो चाहे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। कहाँ पे मान ले, यहाँ मान ले, यहाँ मान ले, जहाँ को जहाँ मान ले, यहाँ पे मान ले रहे हैं वो बिंदु P x1, y1। अब इस बिंदु से क्या करना है, इस सरल रेखा पर एक हमें क्या करना है, लंब डालना है। कितने डिग्री पे, 90। लंब का मतलब क्या, इस पे, इस रेखा पे हमें 90 डिग्री पे एक लंब डालना है। और इसी लंब की हमें क्या कहेगा, लंबाई ज्ञात करना रहेगा कि ये कितना लंबा है। समझ में आया प्रश्न कि नहीं समझ में? एक सरल रेखा दिया रहेगा और उस रेखा पर एक बिंदु दिया रहेगा, उस रेखा से एक बिंदु दिया रहेगा और उसी बिंदु से क्या करना रहेगा, उस रेखा पे एक लंब डालना होगा और लंब डालने के बाद उस लंब की क्या करना होगा, लंबाई ज्ञात करना होगा। तो ये लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे? अब देखिए, ये जो सरल रेखा है ये एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे काट रहा है और ये फिर वाई अक्ष को एक पॉइंट पे काट रहा है, यानी जो ए बी रेखा है वो एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे काट रहा है और वाई अक्ष पे एक पॉइंट पे काट रहा है। तो सबसे पहले तो हम ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लें और पता कर लें किसका, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लें। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई, ये रेखा एक्स अक्ष को जहां कहीं भी काटेगा यानी ए बिंदु के निर्देशांक, कैसे निकालोगे भाई, ये जहां एक्स अक्ष को काटेगा वहां पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा कि नहीं होगा? जहां भी एक्स अक्ष को काटेगा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो बनेगा क्या, ए एक्स प्लस सी बराबर 0 इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का सी बाई। समझ में? तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, सी बाई ए कॉमा। समझ में? अब उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट निकालो भाई, बी बिंदु के निर्देशांक निकालो। बी बिंदु के निर्देशांक निकालो। तो बी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा भाई, इसके लिए आप क्या करोगे, x बराबर 0 करोगे तो बनेगा बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो y बराबर माइनस सी बाई, यही तो बनेगा भाई। तो x हो गया 0 और y का कोऑर्डिनेट कितना बन गया, माइनस का सी बाई डी। अब देखो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सभी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया भाई। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे त्रिभुज ए डी पी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/2 आधार गुणे, यही तो होगा भाई। त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसको 2 को इधर कर दो भाई, यानी जब डी की वैल्यू निकालोगे तो डी बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल गुणे 2। ये तो बनेगा भाई, देखो 2 से भाग इधर जाएगा तो गुणा और बटा ए बी हो जाएगा। समझ में? तो डी निकालने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करें, सबसे पहला काम हम लोग त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, एरिया बराबर होता है, क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही तो होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। बोलिए भाई, हाँ यहाँ होता है 1/2। तो सबसे पहले एरिया निकाल लो भाई, यानी त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखो x1 x2 x3, तो x1 की जगह पर ले लो कितना, चलो सी बाई ए ले लो सी बाई ए हो गया, सी बाई ए है माइनस सी बाई ए था भाई, थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था, माइनस सी बाई ए था, क्लियर हो ना? तो माइनस सी बाई ए और x1 हो गया, x2 हो गया 0 और x3 हो गया x1। समझ में? अब आ जाओ किस पे, y1 देखो कितना है 0 फिर माइनस सी बाई और y
1, फिर 1 1, समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अब इसका एरिया कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। 1/2, देखो माइनस सी बाई ए पहले ले लो, तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, इसका गुणा इसमें, तो माइनस सी बाई बी और माइनस y1, क्लियर कि नहीं? समझा? अब किसको लेंगे? 0, तो 0 वाला लेंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, तो 0 वाला क्या कर दे रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं। अब 1 का नंबर आएगा, तो 1 वाला लेंगे तो प्लस का 1, और ये वाला लेंगे तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस c बाई बी x1, यही तो होगा भाई। इसको सॉल्व करो, तो 1/2 कितना होगा भाई? इसका इसमें गुणा कर दो, तो माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस c² बटा, यही तो होगा ना? c² बटा ab प्लस क्या हो जाएगा? c/a इंटू y1, है ना? 1 का गुणा करोगे उतना ही रह जाएगा। अब प्लस का क्या बचेगा? c बाई बी x1, यही तो बचेगा। कितना समझ में आ गया? अच्छा, एक काम कर ले रहे हैं, हर बराबर कर दे रहे हैं भाई। क्या कर दे रहे हैं? हर बराबर कर ले रहे हैं, तो c² प्लस इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? b से, तो bc y1, इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? a से, तो ac x1 बटा ab, क्लियर? तो ये हमारा निकल गया क्या? त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल। अच्छा, बटा 2 है तो 2 यहाँ पे कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक है ना? तो अब तुम्हें क्या मिल गया? त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल मिल गया, और गुणे 2 और बटा AB, इसका मतलब अभी तुम्हें AB चाहिए, तो AB नहीं निकाल सकते, AB क्या है? यही तो AB है। AB दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो अब निकाल लो आप क्या? AB निकालो, √x1 c बाई x2 0 का प्लस y1 माइनस y2, समझ में आया? तो कितना हो जाएगा भाई? c² बटा a² प्लस बटा b², समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई। तो यहाँ से आप जो है लिख सकते हो कितना? c² कॉमन किया तो बचेगा a² प्लस का, अरे c² कर लो कॉमन, फिर हर बराबर करोगे, तिरछा गुणा हो जाएगा, b² प्लस a², समझ में आया कि नहीं आया? हर बराबर किए यार, कॉमन लेके, तो यहाँ से c बटा क्या हो जाएगा? AB, और रूट में बचेगा, समझ आ गया? अब सारी वैल्यू हमने क्या किया? कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब AB भी हमने निकाल लिया और त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल भी निकाल लिया। अब इसी को उठा के इसमें रख देना और D की वैल्यू पता करना है कि D का मान कितना आएगा, समझ में आया ना? तो अब रखो इसी में, अतः D बराबर, देखो D बराबर क्या होगा भाई? देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है? ये आया है AC(x1) प्लस BC(y1) प्लस c², भाई यही तो आया है ना? AC(x1) प्लस BC(y1) प्लस c² इंटू 2, और बटे का, अच्छा ये पूरे का बटा क्या है? ये तो भाई ये रख दिया किसकी वैल्यू? त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 2, अब पूरे का बटा क्या है? पूरे का बटा AB है, तो AB की जगह पर क्या लिखेंगे? C/,
AB स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसी को सॉल्व करना भी, इसको मिटा दूं। अच्छा देखो, 2 से 2 कटा जी AB से AB कटा, तो D बराबर क्या बच गया भाई, प्लस BC प्लस C स्क्वायर बटेगा C अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब एक काम क्या करोगे, C कर लो कॉमन, आप C कर लो कॉमन, तो क्या बचेगा AX1 प्लस C बटेगा क्या बचेगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C, तो C से C क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या AX1 प्लस BY1 प्लस C बटा अंडर रूट, समझ गए ना। जी सर। अब ये फार्मूला लगाना कब है, आपसे कह देगा एक कोई रेखा दे देगा और उस रेखा पर कह देगा कि डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। आपको एक रेखा देगा, एक रेखा का समीकरण देगा और कह देगा कि उस रेखा पर बिंदु इतने कामा इतने से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो, तो ये वाला फार्मूला हम तुरंत लगा देंगे। समझ में आया ना। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, 2,3 से रेखा 3x प्लस 5y प्लस 4 बराबर 0 पर डाले गए लंब की माप ज्ञात करो। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बिंदु 2,3 से रेखा 3x प्लस 5y प्लस 4 बराबर 0 पर डाले गए लंब की माप ज्ञात करो। तुरंत ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमने निकाल लिया भाई, सूत्र बना लिया है ना। अब अगर यही जो है रेखा पर डाले गए, अगर यही जो बिंदु दिया है वो कहां से हम डाल दे लंब, मूल बिंदु से, यानी अगर कह दे हमसे मूल बिंदु से, कहां से कह दें, मूल बिंदु से, यानी अब ये बिंदु हमारा कहां पे आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप ज्ञात करो। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप कैसे निकालेंगे हम लोग, यानी मूल बिंदु से सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये T पॉइंट हमारा क्या हो गया 0, तो इसका मतलब x1 बराबर 0 और y1 बराबर क्या हो गया 0, तब लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसमें x1 की वैल्यू 0 कर दो, y1 की वैल्यू 0 कर दो, तो बचेगा क्या c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, तो ये बन गया तुरंत फार्मूला। अब चाहे ऐसे निकालो चाहे फिर वही काम करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो 0,0 से वो कोऑर्डिनेट लेके, तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक फार्मूला बना ले, व्यापक बना ले, उसी में रख देंगे। समझ गए ना। देखिए यहीं से दूसरा प्रश्न हमारा बन सकता है। वो प्रश्न जैसे एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि दो रेखाएं दे दें और दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो, और कह दे कि उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। ऐसे भी तो प्रश्न बन सकता है ना। तो आपसे जब ये क्वेश्चन कहेगा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, तब आप कैसे लगाओगे। तो मान लिया ये पहली रेखा है और ये हमारी कौन सी है, दूसरी रेखा, यानी पहली रेखा का नाम दे दिया ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी रेखा का नाम क्या दे दिया ax प्लस by प्लस c2 बराबर, ये दूसरी रेखा का नाम दे दिया। अब कैसे निकालोगे इनके बीच की दूरी। तो मान लिया जो पहली रेखा है उसकी मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप क्या है, d1 है। जो पहली रेखा है उसकी मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप क्या है, d1 है, और जो दूसरी रेखा है उसकी मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप क्या है, d2। तब यार हमें कैसे निकालोगे, d2 माइनस d1, यही क्या हो जाएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो पहले हम इस रेखा पर क्या करें, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप निकाल लें, और दूसरी बार क्या करें, इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप निकाल लें, और दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। समझ में आया ना। तो पहले लिखूंगा रेखा ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से
मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप, यानी d1 निकाल लो भाई। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप क्या हो जाएगी? अब देखिए ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, बताया था ना अभी। क्यों? मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप क्या होती थी? √a² प्लस यही तो होता था भाई। क्यों? क्योंकि यार जब मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप निकालोगे 0,0, तो यहाँ x की जगह पर 0, y की जगह पर 0, तो बचेगा क्या? C1 ही तो बचेगा। तो यही वाला बचेगा, यानी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा C/√, ये वाला। तो ये हो जाएगा C1/√a² प्लस, है ना। अब इसी प्रकार से क्या करूंगा? ax प्लस by प्लस C2 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की क्या हो जाएगा भाई? सुना कि नहीं है? यहाँ से d निकालो, तो d बराबर d1 माइनस, चलो d2 माइनस d1 कर दो, तो C2 बटा √a² प्लस माइनस C1 बटा √a² प्लस b²। इसको मिटा दूं, हर बराबर यहाँ से जुड़ जाएगा भाई। तो C2 माइनस C1 अपॉन, अच्छा इसको मॉड में ले लेते हैं। क्यों? निगेटिव वैल्यू नहीं होती इसकी, दूरी निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए उसको हमेशा क्या लेना? पॉजिटिव लेना। समझा ना? अगर हम मान लो हम C2 माइनस C1 करें, निगेटिव आ गया, तब भी उसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि दूरी हमारा निगेटिव नहीं होगी। तो समझ में आया ना? अब ये अगर सारे डेरिवेशन समझ में आ गए होंगे तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक लग जाएगा।